मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी। आज पंजाब के जालंधर में सीएम धामी करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार के लिए मांगेंगे वोट। जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार वीडियो वायरल होने पर सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश, मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, पति पत्नी और बेटी की मौत, मंजर देख दहले लोग। उत्तराखंड में डोली धरती, पिथौरागढ़ में आया भूकंप, 3.1 की तीव्रता, कोई नुकसान नहीं। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा है और इस भीषण गर्मी में एक तरफ गर्म मौसम तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में 218 मोहल्ले और मलिन बस्तियां हैं जिनमें पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, जिनके लिए जल संस्थान और जल निगम 69 विभागीय और 64 किराए पर चलाए जा रहे टैंकरों से पानी सप्लाई करता है। वहीं पेयजल संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल समस्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां कर ली हैं। हमारे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस बार किसी भी तरीके से कहीं भी पेयजल की कमी न पड़े, कहीं लोगों को इस संकट से जूझना न पड़े, उसके लिए सभी को जो है निर्देश किए। चूंकि हमारे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस बार किसी भी तरीके से कहीं भी पेयजल की कमी न पड़े, कहीं लोगों को इस संकट से जूझना न पड़े, उसके लिए सभी को जो है निर्देश किए। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है और इसी क्रम में डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा कि यात्रा की तैयारी पिछले साल के अनुभवों के आधार पर की जाती है, लेकिन इस साल शुरुआती दौर से ही यात्रा में अप्रत्याशित भीड़ आई थी, जिसके चलते अव्यवस्थाएं जरूर हो गई थी, लेकिन अब सब नियंत्रण में है और आने वाले समय में ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर होगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने आगे बताया कि गढ़वाल रेंज के सभी जिले आपसी तालमेल के साथ समय से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे चारधाम यात्रा विधिवत और सुगम रूप से चल रही है। ये जो ट्रैफिक को शुरुआत में ज़रूर कुछ समस्या आई थी और कुछ भीड़ मतलब जो पिछले वर्षों के मुकाबले देखें तो हमारा नॉर्मली जो तैयारी रहती है वो पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर रहती है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ आई थी तो शुरू के 3-4 दिन में थोड़ी समस्या हुई थी। पर मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमारे जो जितने भी चारधाम यात्रा रूट के जो गढ़वाल रेंज के सभी जनपद हैं, आपसी तालमेल के साथ सूचनाओं के समय से आदान प्रदान के कारण हम लोगों ने जो अब स्कीम बनाई है उसकी वजह से अब वो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई है और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में आप इसमें निरंतर सुधार देखें। कैंसर रोग विषय पर एक जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर खत्री सभा के नेतृत्व में किया गया और इस दौरान नोएडा के मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल धर ने शिविर में लोगों को कैंसर की प्राथमिक जानकारी दी। साथ ही बताया कि तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना इस कैंसर जैसे घातक बीमारी को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि अच्छे खान पान के साथ दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। वही विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। कैंप का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली से कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल धर जी मौजूद थे, डॉक्टर नरेश मेहता जी उपस्थित थे और हमारे रुड़की के मशहूर डॉक्टर हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर एनडी अरोड़ा जी ने इसमें मरीजों को देखा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह कैंप लगाना देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना बहुत बड़ा कार्य है। मैं रुड़की जैसे शहरों में जहाँ पर कि यूजुअली इस बीमारी की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, मैं एक तरह से जाके प्रचार करूं और लोगों को अवलोकन कराऊं कि देखिए कैंसर की जो बीमारी है जो अब लाइलाज नहीं है, अब करीब 60 से 70% कैंसर क्यूरेबल हो गया। तो आज हमने इसी उपलक्ष्य में एक कैंसर कैंप का आयोजन किया था। उसमें काफी पेशेंट्स आए, उसको हमने एग्जामिन किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दिया और ट्रीटमेंट के बाद हमने उनको ये भी बताया कि आगे की राह क्या है,
डॉक्टर साहब ने बताया, अगर प्रारंभिक अवस्था में ही उसकी जानकारी मिल जाती है। आजकल कई ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि पता चल जाता है कि कईयों को जेनेटिक फैक्टर है या कुछ है या क्या खान पान है उनका, उससे रिलेटेड उनको कैंसर की बीमारी कई बार हो जाती है। कई लोग अल्कोहल बहुत यूज करते हैं, कई लोग टोबैको यूज करते हैं, तो उससे भी कैंसर हो जाता है। और कई लोग खान पान में फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी कैंसर हो जाता है। तो ऐसे कई चीजें बताई डॉक्टर साहब ने कि इन चीजों को ना लिया जाए और उसके रोकथाम के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई। तो ये मेरा प्रयास रहा है पहले भी, जैसे मैं जीरियाट्रिक मेडिसिन करता हूँ, बूढ़े लोगों का इलाज करता हूँ, तो बूढ़े लोगों की जिंदगी को भी सुधारा जा सकता है। ऐसे कैंसर के मरीजों की जिंदगी को सुधारा जा सकता है, उन्हें भी समाज धारा में वापस लाया जा सकता है। ये मेरा प्रयास रहा है और रहेगा। तो हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो ये अपडेट किया है कि यदि आपको इस तरह की फीलिंग्स हो रही हो तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। कोई परेशानी, कोई डर, कोई भय वाली बात नहीं है। यदि वो प्रॉपर हैंड्स में चला जाए, प्रॉपर जगह पहुंच जाए, तो वो उसका इलाज आज बड़े आराम से संभव है। देहरादून के पुलिस लाइन में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी के दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2023 को 9 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। एक तरह से बैकबोन होती है हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए। इस परेड के में जो सम्मिलित हमारे आज जो पास आउट होने वाले साथी हैं, सबसे पहले तो मैं इनका उत्तराखंड पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं। कामना करता हूं कि आने वाले 30 वर्षों से भी अधिक की जो आपकी सभी अधिकांश लोगों की सेवा होगी, इसमें आप न सिर्फ पुलिस विभाग को अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, बल्कि एक अच्छे राज्य के निर्माण में भी एक सक्रिय भूमिका बनाएं और अपने परिवार का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। हरिद्वार के गढ़मीरपुर गांव से पैसों के लालच में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां विकास नगर में मुस्लिम धर्मगुरु और हकीम के पास इलाज करवाने पहुंचे दंपति का धर्म परिवर्तित करा दिया गया। जमीन और पैसों के लालच में धर्म बदले जाने की खबर मिलते ही दंपति के बेटे ने कोतवाली में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलवी की तलाश शुरू कर दी है। मीरपुर के एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस को ये बात संज्ञान में लाया था कि एक व्यक्ति जो विकास नगर का रहने वाला है हकीम, उसके द्वारा उसके माता पिता का धर्मांतरण कराया गया। वो उसके यहाँ पास इलाज के लिए गए थे और उसके बाद वो उन्होंने मुस्लिम धर्म की ओर अपना रुझान दिखाया है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और विकासनगर थाना क्षेत्र में भी उसकी हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी ही इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। रुड़की में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान अन्य निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। रुड़की सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि पिछले लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि रुड़की में कई ऐसे अस्पताल हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिसके बाद अधिकारियों ने 5 अस्पतालों में निरीक्षण किया, जिसमें अस्पतालों ने डॉक्टर्स की कोई भी डिग्री नहीं दिखाई। फिलहाल तहसीलदार रेखा ने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जिसमें अवैध रूप से ये नर्सिंग हॉस्पिटल करे गए हैं। यहाँ पे कल भी छापेमारी की कार्रवाई सीएमएस साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कागज देखे गए थे कि क्या डॉक्टर प्रशिक्षित हैं अथवा नहीं। उनके द्वारा पाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिनके पास प्रशिक्षित डिग्री ना तो अभी ऐसी इन्होंने पाई है, जिसके एवज में सीएमएस द्वारा रुड़की द्वारा कार्रवाई की गई है।
एज ए प्रशासन हमारे द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होमों पे मेरे और प्रशासन के द्वारा छापा मारा गया था। हमें सीएमओ के द्वारा आदेश दिया गया था कि आप रुड़की नगरीय क्षेत्र में जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं उन पर आप जाके छापे मारिए और देखिए वहाँ पे सुविधाएं प्रॉपर हैं या नहीं है। जिसके क्रम में हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होम में छापा मारा था और उनको बुलाया था कि आज सुबह तक अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्टर के सर्टिफिकेट और डॉक्टर्स की पूरा दिखाएं। तो जिनमें से केवल एक डॉक्टर ने आके सुबह में कागज दिखाए थे, बाकी में से कोई नहीं आया था। तो आज दोबारा फिर प्रशासन ने और हमारी टीम ने छापा मारा है, जिसके अंदर एक कैलाश हॉस्पिटल को और एक जीवनदीप हॉस्पिटल को 2 को सीलबंद प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है। खबरों का रुख करेंगे और खबर देहरादून से है, जहां नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है और इस दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ दीपनगर से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रिस्पना नदी के किनारे 2016 के बाद 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनमें 89 अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने नोटिस जारी किया था और इसी क्रम में दीपनगर में 8 घरों को नोटिस जारी करने के बाद हटाने की कार्रवाई की जा रही है। टोटल 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। उसमें 89 अवैध अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। अभी बहरहाल नगर निगम के स्तर से ही कार्रवाई की जा रही है। जो नगर निगम के द्वारा चिन्हित किए गए उसी पर कार्रवाई हो रही है। उसी के तहत अभी तक लगभग 40 अवैध अतिक्रमण तोड़े जा चुके हैं और 8 अतिक्रमण तोड़ने का लक्ष्य आज है। तो अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है। नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई फिलहाल जारी और इस दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ दीपनगर से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रिस्पना नदी के किनारे 2016 के बाद 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। एनजीटी के आदेश के बाद नदी किनारे बसी हुई जो बस्तियां हैं उनको हटाने का जो कार्यवाही है वो इस दौरान लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम दीपनगर में मौजूद हैं। देहरादून में जो है दीपनगर का क्षेत्र पड़ता है, जहां पर नदी किनारे जो बस्ती बसी हैं वहां पर जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनको हटाने का कार्य लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी इस दौरान यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो इस दौरान क्षेत्र में आए हुए हैं और लगातार कार्यवाही इस दौरान की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने घर से बाहर यहाँ पर निकले हुए हैं। सभी के मन में जो दहशत है इस दौरान देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे दीपनगर की अगर बात करें तो 8 घरों को चिन्हित किया गया है, जिन पर आज बुलडोजर चलाने की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। पूरी यहाँ पर बात की जाए तो 525 ऐसी बस्तियां हैं जिनको लेकर के यहाँ पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जानी है। देहरादून से ND24 के लिए विनय सूद। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव काशीपुर की मेयर सीट में होगा और इस सीट पर भाजपा के नेता और पूर्व मेयर उषा चौधरी ने अपना जादू बरकरार कर रखा है। इस बार टिकट को लेकर काशीपुर मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी में काफी घमासान देखने को मिल रहा है और इसी घमासान को देखते हुए कांग्रेस इस बार भाजपा के तिलिस्म को तोड़ने की बात कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में काफी घमासान देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट मानी जाती है। बता दें कि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों को लेकर काफी जद्दोजहद देखी जा रही है। काशीपुर सीट पर पिछली बार उषा चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रुखसाना अंसारी को करारी मात दी थी, तो वहीं इस रोमांचक मुकाबले में बसपा और भाजपा तीसरी और चौथे स्थान पर रही थी। लेकिन बाद में उषा चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अब उषा चौधरी एक बार फिर से भाजपा में मेयर के पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि भाजपा ने उषा चौधरी को टिकट नहीं दिया तो वह भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता, लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली। फिर एक चुनाव मेरा
हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। तैयारी बिल्कुल पूरी तैयारी है और मुझे काशीपुर की उस जनता पर जिनके बीच में सदैव रही हूँ, उन पर भी मुझे पूरा भरोसा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज अग्रवाल का कहना है कि उषा चौधरी अगर निर्दलीय लड़ती है तो भाजपा को नुकसान होगा, वहीं कांग्रेस को या अन्य दल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के प्रत्याशियों को 2 बार शिकस्त दे चुकी है। लेकिन ये भी तय है कि अगर इस बार निर्दलीय लड़ी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जनता में अब उनकी पहले जैसी पकड़ नहीं रही। फिर भी जो भी नुकसान होगा वह भाजपा को ही होगा। कांग्रेस को उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस को उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से मजबूती मिल सकती है। अगर वो निर्दलीय रूप में अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, निर्दलीय रूप से लड़ती है, तो पहले के समीकरणों में जब वो निर्दलीय जीती थी तो आज के समीकरणों में धरती आसमान का अंतर है। इस समय निर्दलीय रूप से वो अगर लड़ती हैं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो मैं उनको मानता हूं, लेकिन निर्दलीय रूप से सीट निकाल लेना ये इस समय थोड़ा सा ज़रा कठिन दिखाई देता है। अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उनको मैं समझता हूं कि उषा जी अगर निर्दलीय रूप से खड़ी होती हैं तो वो इन दलों को कोई नुकसान हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी कोई नुकसान निकलता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का लगता है। इधर कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने किले को वापस फतह करने की बात भी कह रही है। कांग्रेस के युवा नेता अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि राहुल गांधी के जोश के साथ कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली है। इस बार हम काशीपुर सीट में जीत का परचम लहराएंगे। पूर्व मेयर उषा चौधरी निर्दलीय लड़े या ना लड़े, इस बार कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का जहाँ तक मैं मानता हूँ, उषा चौधरी जी का टिकट कटे ना कटे, पर एक चीज़ जो इस बार काशीपुर कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर जिस प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी को मेयर पद के सीट पर बैठाने के लिए उतावला है, चाहे कोई पार्टी सामने आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, इस बार की सीट 100% कांग्रेस का ही मेयर बनना है काशीपुर में। इन सारी उठापटक के चलते भाजपा में आपसी गुटबाजी भी देखी जा रही है, जिसका फायदा कांग्रेस उठाने की फिराक में है। कांग्रेस अपने आप को काफी मजबूत मान रही है। अब देखना ये होगा कि भाजपा क्या इस बार फिर से उषा चौधरी पर भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है या फिर किसी और पर भरोसा जताती है। वहीं टिकट नहीं मिलने पर यदि उषा चौधरी बगावत करती है तो भाजपा को क्या नुकसान होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से IND24 की रिपोर्ट। चंपावत जिले के बाराकोट में मूसलाधार बारिश हुई है, जिस वजह से लड़ीधुरा मित्र मोटर सड़क के डामरीकरण बह गए हैं। मां लड़ीधुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने सड़क का निरीक्षण कर बताया कि इस नुकसान का प्रमुख कारण अक्टूबर 2021 में आई भीषण आपदा में गिरे हुए मलबे से नालियों और कलवटों का बंद होना है। जोशी ने कहा कि असल में पिछले 3 साल से विभाग ने इस मोटर मार्ग की घोर अनदेखी की है। आपदा मद में करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी दीवार अब तक निर्मित नहीं हुई। वर्तमान में इस क्षतिग्रस्त रास्ते पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया और इसलिए विभागीय अधिकारियों से निवेदन है कि अभिलंब संज्ञान लेते हुए इस मोटर मार्ग की मरम्मत का कार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रेस वार्ता के दौरान हरिद्वार सिविल जज और हरिद्वार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने विस्तृत जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत लगने जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिनका मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है वह 28 जुलाई तक अपने अधिवक्ता के माध्यम से लंबित मामले को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। कहा कि अधिक जानकारी के लिए नई दिल्ली के हेल्पलाइन नंबर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के बीच जो भी हमारा निर्बल असहाय हैं, खासकर उन लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। इसी क्रम में जितने भी हमारे कानूनी जागरूकता शिविर होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अब हमारे को जो भी माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनका हम अनुपालन करते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में इस बार क्या हुआ है कि हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक विशेष लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। ये 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी लगातार, और यहाँ पर जितने भी शमनीय प्रकृति के मामले हैं इनका निपटारा किया जाएगा। रामनगर में लकड़ी तस्करों का आतंक व्याप्त है। मामला तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज आमपोखरा से जुड़ा है। वन विभाग ने वन निगम को 2 यूकेलिप्टस की लॉट काटने के लिए दी थी, लेकिन इन लॉट से वन निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जमकर लकड़ी चोरी करवा रहे थे। वन विभाग भी लकड़ी तस्करों के साथ मिली भगत भी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। वन निगम द्वारा लकड़ी तस्करी के चलते सरकार को राजस्व का तो लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। साथ ही जंगलों की खूबसूरती के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। दरअसल वन विभाग द्वारा वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी, और इसी परमिशन की आड़ में वन निगम के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छुपे यूकेलिप्टस को बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। लेकिन ये धंधा ज्यादा दिन नहीं चला। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को जैसे इस लकड़ी तस्करी के धंधे की खबर लगी तो प्रकाश चंद्र आर्य ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और लकड़ी तस्करों से यूकेलिप्टस की कीमती लकड़ियां बरामद की गई। वन निगम के खिलाफ भी जब कार्रवाई करने की तैयारी डीएफओ द्वारा कर ली गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वन निगम की जो लॉट चल रही है, हमारा प्लॉट नंबर 50 और 49, उनका जो वहाँ से जो वन निगम में पातन हो रहा और उसके बाद जो ढुलान कर रहे हैं ठेकेदार, वो लोग इसको माल चोरी करके जो है एक किसी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो जो है बाहर बेच रहे हैं। तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपना जो मुखबिरी तंत्र है उसको लेकर के अपने स्टाफ को इसकी ड्यूटी लगाई गई, और जैसे ही वो माल वहाँ पे पहुँचा तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद में उसकी गिनती कराई गई। तो ये लगभग 112 नग हैं वहाँ मौके पे मिले हैं, जिनको कि हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर के उसकी नपत करके और आगे की कार्रवाई उसमें जो की जा रही है। वही अपने फर्ज से गद्दारी कर पैसों के लालच में सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करने वाले डीएफओ की कार्रवाई से बुरी तरह बौखला गए हैं और अब मीडिया के आगे अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा अपनी सफाई में वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल ने, आप भी सुनिए। यूकेलिप्टस के गिल्टे बरामद किए हैं, जिसमें मैंने त्वरित ही डीएलएम जो हमारे पूर्वी रामनगर है श्री राकेश कुमार जी, उनसे जानकारी ली है। तो उनका कहना है कि समस्त स्टाफ हमारा और वन विभाग का मौके पर ही है और उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। मैं जानकारी ली जा रही है कि वो वास्तव में वन निगम के हैं या वन विभाग के हैं। तो ये पुष्टि अभी वन निगम के जो डीएलएम है उनसे की जा रही है। जैसे ही पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। पीडी निकालना या वो निकालना, वो प्रथम दृष्टया उनका एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है और उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हम उनकी इस बात से सहमत नहीं है। वन विभाग के डीएफओ की कार्रवाई से वन निगम पूरी तरह बौखला चुका है और अब जांच की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वन निगम में लकड़ी तस्करी के काले कारोबार का पर्दाफाश पहली बार हुआ है। इससे पहले भी ज्वाला वन में वन निगम की लॉट से करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी का मामला उजागर हो चुका है। इस मामले में आनन फानन में 2 अधिकारियों को वन निगम ने सस्पेंड भी कर दिया था। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वन निगम की ओर कितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। अगर वन विभाग की जांच इस पूरे मामले की तह तक पहुंची तो वन निगम के उन भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरना तय है जो इस पूरे लकड़ी तस्करी के मामले में लिप्त है और वन निगम इन्हें अभी तक बचाने के प्रयास कर रहा है। IND24 के लिए रामपुर से सलीम अहमद साहिल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।